वेलकम टू एसएससीआरा। आज आपका जीएस का थर्ड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है हंटर सीरीज का। एंड आपको पता है कि मैं आपको इसमें मोस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपको करवा रहा हूँ, और आपको एक शानदार एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा साथ में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपकी क्लास कम्प्लीटली बाइलिंगुअल रहने वाली है। एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि चाहे पैटर्न चाहे कौन सा भी हो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो पूछे गए हैं उन्हीं से वापस पूछता है। तो पहले आपका जो पहला सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका जो बौद्ध मूर्तिकला है उससे आया है। अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर। यानी बौद्ध मूर्तिकला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें कि पहले कौन सा बना आपका और बाद में कौन सा बना। आपको पता है कि जो भगवान बुद्ध थे, उनको मतलब उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के जो अवशेष थे उनको अलग अलग जगहों पर ले जाके उनके ऊपर स्तूप बनाए गए। तो उनमें आपको बताया कि जो आपका ऑर्डर है कि पहले कौन सा, तो पहले भरूच वाला, फिर आपका सांची और मथुरा। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट था आपका, यानी BCA। मथुरा कला शैली यानी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग। स्थानीय भारतीय विशेषताएं, मजबूत व सुडौल शरीर। बुद्ध का मानवीकरण मूर्तियां, यानी मतलब जैसे मानव के रूप में जो आप देखते हो ना आज, अलग अलग मूर्तियां जो होती है वो वैसी। हल्का मतलब हल्की मुस्कान और बड़ी आंखें, विस्तृत वस्त्र। आपको पता होगा अफगानिस्तान में भी एक भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी एक मूर्ति थी जिसे तालिबान ने नष्ट कर दिया था। कला में भारतीय आध्यात्मिकता और प्रतीकवाद। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ बुद्धा फॉर द फर्स्ट टाइम। फिगर्स आर स्ट्रॉन्ग राउंड एंड कैरी ए जेंटल स्माइल। यानी कि एक हल्की मुस्कान जो है वो। द स्टाइल रिफ्लेक्ट्स लोकल इंडियन ट्रेडिशंस एंड एम्फसाइजेस सिंबॉलिक गेस्चर्स लाइक अभया एंड धर्म चक्र मुद्राज। ये जो इसको भी ये प्रदर्शित करती है। अगला आपका जो भरहूत स्तूप है उससे, ये आपको बताया कि लाल बलुआ पत्थर यानी जो आपके रेड सैंडस्टोन है उनसे ये आपका बना हुआ है। पशु आकृतियों की भरमार है इस पे। अलग अलग जो आपके जानवर होते हैं ना, जो घोड़े वगैरह, हाथी वगैरह, वो सब इस पे उनके चित्र बन रखे हैं। मूर्तियां भी बन रखी है ऐसी। कथात्मक पैनल यानी जातक कथाएं। बुद्ध का अनानुपरिक सिंबलिक रूप, जैसे पद चिन्ह, वृक्ष, सिंह। जैसे भगवान बुद्ध के पैरों के चिन्ह दिखा दिए, सिंह दिखा दिया, एक पौधा दिखा दिया है ना। अत्यंत सूक्ष्म नक्शा नकाशी है इस पे। शुंग काल में निर्माण। आपको बताया कि शुंग वंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पुष्यमित्र ने। और उसी काल में इसका निर्माण हुआ था। इसने 184 में BC में आपको बताया स्थापना करी थी, 184 BC में। कहीं कहीं 185 मिलता है आपका। रेलिंग, तोरण और स्तंभों पे उत्कृष्ट मूर्तिकला। द बरहूत स्तूपा इज फेमस फॉर इट्स नैरेटिव पैनल्स साइटिंग जातक टेल्स जो होती है आपकी जातक कथाएं, एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा। द carvings on red sandstones are highly detailed, showing animals, symbols and scenes from Buddhist story। जो बुद्ध धर्म को मानने वाले जो बौद्ध होते हैं उनमें जो कहानियाँ कही जाती है, उनमें जो प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, उनको ये दिखाते हैं इस पे। फिर आपका सांची का स्तूप जो आपका मध्य प्रदेश में है, MP में है, मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास में स्थित है ये। द सांची स्तूपा ओरिजिनली बिल्ड बाय अशोका। जो आपके मौर्य वंश के शासक थे अशोक, उन्होंने इसका निर्माण किया। इज नोन फॉर इट्स गेटवेज। तोरण भी बोलते हैं जो द्वार के मतलब होते हैं ना, जो गेटवे, उन्हें तोरण बोला जाता है। adorned with narrative reliefs, Buddha is shown symbolically through stupas, trees, and animals. The style is simple, peaceful, and spiritually expressive। पत्थर की सुंदर नक्काशी देखने की मिलती है। चारों दिशाओं में तोरण है आपके। जो आपने देखा होगा कि जो कहीं विवाह शादी होती है ना, विवाह वगैरह जो मैरिज होती है आपकी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि तोरण लगे होते हैं। तो ठीक ऐसे ही तोरण यहाँ भी हैं चारों दिशाओं में, जिनमें से एक तो शायद मेरे हिसाब से भी टूट गया थोड़ा बहुत, लेकिन है अभी वहाँ पे। तो वो है वहाँ पे। कथात्मक मूर्तियाँ, जातक कथाएं, बुद्ध का जीवन यानी भगवान बुद्ध से मतलब संबंधित जो कथाएं हैं उनके आधार पे यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है। जैसे धर्म चक्र परिवर्तन से जिस वृक्ष के नीचे आपको बताया उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो ऐसी वहाँ पे मूर्तियाँ हैं। बुद्ध का प्रतीकात्मक चित्रण, स्तूप, वृक्ष, सिंह आदि। आपको पता है कि स्तूप भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद अवशेषों को चिन्हित करता है, तो ये इसका प्रतीकात्मक चित्रण है, सिंबॉलिक है। कला में सरलता, शांति और आध्यात्मिकता देखने को मिलती है। मूल स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक मौर्य द्वारा करवाया गया था, और तोरणों का निर्माण जो है वो शुंग और सातवाहन काल में हुआ था। क्विक रिवीजन यानी इसके बारे में जो मेन फैक्ट है आपका, जो मथुरा कला है उसमें मानवीय रूप में बुद्ध, लाल बलुआ पत्थर, इसमें आपको होता है रेड, जो आपके रेड सैंडस्टोन है
उसका उपयोग हुआ है। जातक कथाएं जो आपकी जातक टाइल्स हैं, और इसमें बहुत ही सूक्ष्म नक्काशी देखने को मिलती है भरहुत वाले में। सांची में तोरण शांति और प्रतीकात्मक कला है, यानी गेटवेज वगैरह, और आपकी जो पीस और स्पिरिचुअलिटी को जो आपका है सांची का वो दिखाता है। अगला प्रश्न आपका जो चिथिरे उत्सव है मदुरई का, उससे आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चिथिरे फेस्टिवल ऑफ मदुरई इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट था कि भगवान कल्लजगर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन, लॉर्ड कल्लजगर अराइव्स ऑन ए गोल्डन हॉर्स। चिथिरे जो आपका फेस्टिवल है उसका परिचय देख लेते हैं। द चिथिरे फेस्टिवल ऑफ मदुरई इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट इंडियन टेम्पल फेस्टिवल्स। इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द तमिल मंथ चिथिरई, यानी अप्रैल में मंथ को चिथिरे बोलते हैं। द फेस्टिवल ऑनर्स बोथ गॉडेज मीनाक्षी एंड लॉर्ड अलगगर, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं आपके, उनको। चिथिरे उत्सव दक्षिण भारत का एक भव्य और लंबा चलने वाला मंदिर उत्सव है तमिलनाडु में। ये जो आपका तमिल महीना होता है चिथिरे, इसके आधार पर मनाया जाता है। इसमें ये जो अप्रैल महीने में आता है आपका, देवी मीनाक्षी तथा भगवान अल्लगर यानी विष्णु को समर्पित है। इसमें जो आपके मेन कंपोनेंट्स हैं, मुख्य घटक जो जो है, तो मीनाक्षी पट्टाभिषेकम, यानी मीनाक्षी देवी का रानी के रूप में अभिषेक। फिर आपका आता है मीनाक्षी सुंदरेश्वर विवाह, मीनाक्षी और सुंदरेश्वर शिव का दिव्य विवाह समारोह, डिवाइन वेडिंग सेरेमनी ऑफ मीनाक्षी पार्वती एंड सुंदरेश्वर शिवा। और मीनाक्षी आपको बताया कि दक्षिण भारत में इनका काफ़ी बड़ा मंदिर भी है। अल्लगर्स जर्नी, यानी अल्लगर की यात्रा। अल्लगर भगवान अल्लागर कोविल से मदुरई की यात्रा करते हैं। लॉर्ड अल्लगर ट्रेवल्स फ्रॉम अल्लगर कोविल टू मदुरई। शैव और वैष्णव परंपरा की एकता का प्रतीक है, क्योंकि भगवान शिव को मानने वाले और भगवान विष्णु को मानने वाले जो शैव और वैष्णव होते हैं, वो दोनों ही आपको बताया कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये उनकी यूनिटी को सिम्बलाइज करता है, एकता जो है उसको। इसकी जो मुख्य आपकी विशेषताएं हैं, यानी जो की फीचर्स हैं, वो ये है कि सेलिब्रेटेड एट मीनाक्षी अम्मन टेम्पल मदुरई। मदुरई का जो आपका मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है वहाँ से सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका जो उत्सव है ये 20 से 30 दिन तक चलता है। और फिर आपको बताया कि इसमें म्यूज़िक डांस वगैरह भी बहुत बड़े मतलब स्तर पे होता है। और इसमें जो आपके माइथोलॉजिकल इवेंट हैं उनका री इंसेंटमेंट होता है, यानी उनको वापस दिखाया जाता है कि कैसे कैसे जो कहानियाँ वगैरह थी उनको करके दिखाया जाता है। लैक्स ऑफ डिवोटीज पार्टिसिपेट, यानी काफ़ी सारे लाखों जो भक्त हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ कल्चरल हार्मनी एंड यूनिटी, जो आपकी एकता और सांस्कृतिक झलक है उसको ये दर्शाता है। अगला प्रश्न था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए क्या शब्द है। वॉट इज़ द टर्म फॉर ए स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी आपको बताया कि जो उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया का, तो इसमें इसको बंदिश बोलते हैं, बंदिश। के बारे में मैंने आपको जो स्टैटिक जीके वाली क्लास है उसमें करवा रखा है काफ़ी अच्छे से। ये आपका जूडो से आ गया। अभी मैंने क्या है कि पहले मतलब जूडो के लिए एक अलग में वीडियो लेके आया था, तो उसमें एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि सर इतने डीप में कोई नहीं पहुंचता, इतना क्यों पढ़ा रहे हो। देखो मैं आपको अभी तक मैंने ये केवल 3 ही आपको पता है प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, और अभी इसमें जूडो का जो क्वेश्चन है वो आपका सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है, आगे और भी रिपीट होगा। तो मैं जो करवा रहा था ना, वो मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा था कि ऐसे ही हवा में तीर मार दिया। मैंने देखा था कि क्या क्या मतलब पहुंच रहा है, बार बार पहुंच रहा है। अभी आप देखोगे इसमें इंटरेस्टेड काउंसिल का भी क्वेश्चन आएगा, जो लगातार हमने तीनों प्रैक्टिस सेट में किए हैं। तो मैं ऐसे तो करा नहीं रहा था, इसीलिए मैं आपको करवा रहा था। अब होता क्या है कि एग्ज़ाम में नंबर क्यों नहीं आते हैं, स्कोर क्यों नहीं कर पाते हो आप, क्योंकि काफ़ी सारे जो होते हैं वो कहते हैं कि सर अच्छा करवा दो, अच्छा करवा दो। अब मैं तो करवा ही रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको पूरे करवाऊंगा, लेकिन कुछ ही होंगे जो सीरियस होंगे वो इसको एंड तक करेंगे और वो स्कोर कर भी लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है कि रिपीट होते हैं। लेकिन कई सारे लोग होंगे जो अभी तो देखेंगे नहीं, फिर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको बताया कि कमेंट करेंगे कि सर 2 दिन में मेरा एग्ज़ाम है, क्या करूँ, क्या क्या पढ़ूँ, कुछ करवा दीजिए। अब सर क्या करवा दे, सर के पास ये तो है नहीं कि कोई जादुई छड़ी है कि सर कहे कि हाँ इस पे झूल जाओ तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो देखो सीरियस होकर पढ़ना तो पड़ेगा, मज़ा आए या नहीं आए। अब ये GSLV PSLV क्या मज़ा है आपको, मैं इसमें क्या ऐसा मतलब मज़ा दूँ। पढ़ना तो पड़ेगा यार, हर चीज़ में अगर आप मज़ा ढूंढोगे तो ऐसा नहीं होगा। मज़ा तो आपको बताइए बाद में ही काफ़ी होगा, तो अभी पढ़ लो। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जूडो में बेल्ट रैंक और प्रतियोगिता क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाल और सफ़ेद बेल्ट छठे डैन से 8वें डैन स्तर तक के जुड़ोगांव से जुड़ी होती है। आसपास के प्रतियोगिता क्षेत्रों के बीच कम से कम 1 मीटर का साझा सुरक्षा क्षेत्र बनाए रहना चाहिए, यानी कि ए शेयर्ड सेफ्टी जोन ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर मस्ट बी मेंटेन्ड बिटवीन एडजॉइनिंग कंपटीशन एरियाज। तो आपका सेकेंड वाला रॉन्ग होगा एंड फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका सेफ्टी वाला जो एरिया है वो मिनिमम 3 मतलब आपका 3 मीटर होना चाहिए,
3 मीटर तो आपका होना ही चाहिए मिनिमम। तो 1 मीटर इसमें इसलिए गलत है, आपका 3 मीटर होगा। तो आपका ऑप्शन ऐसे ही है। जूडो के बारे में हम देख चुके हैं कि 1882 में जापान में आपको बताया कि जिगोरो कानो ने इसे इन्वेंट किया था। जिगोरो कानो जापान। और इसके बारे में मैं डिटेल में एक 9 मिनट का आपको वीडियो बना रखा है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, उसको देख लेना आप, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहा है ये। अगला प्रश्न था आपका, हु ब्रोक द 30-year-old एशियन गेम्स मेंस 5000 मीटर मीट रिकॉर्ड इन नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2024। तो भी मतलब 30 साल पुराना आपका एशियाई खेलों की पुरुष का 5000 मीटर मीट का जो रिकॉर्ड है वो 2024 में किसने तोड़ा? तो वो गुलवीर सिंह ने तोड़ा है। नीरज चोपड़ा आपको पता है कि जेवलिन से संबंधित है। ये है आपके गुलवीर सिंह, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। काफ़ी अच्छे धावक हैं ये। इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 1 जून 1998 को उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रोफेशन ये एथलीट हैं और सोल्जर हैं इंडियन आर्मी में, यानी भारतीय सेना में सैनिक हैं ये। नॉन फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल नेशनल रिकॉर्ड्स इन लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स, यानी जो आपकी लंबी दूरी की दौड़ होती है उसमें इन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं। इनकी जो मेजर अचीवमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन एथलीट टू रन 5000 मीटर इन अंडर 13 मिनट्स, यानी कि 12 मिनट 59 सेकेंड और 77 जो आपकी मिली सेकंड होती है उसमें इन्होंने एक कारनामा करके दिखाया। 13 मिनट के अंदर 5000 मीटर, यानी जो आपका 5 किलोमीटर होता है, वो इन्होंने दौड़ के दिखाया। मार्क्ड ए हिस्टोरिक अचीवमेंट इन इंडियन एथलेटिक्स, क्योंकि फर्स्ट एशियन भी बन गई इस रिकॉर्ड के साथ। फिर आपका जो 10,000 मीटर है उसमें इन्होंने आउटडोर में, इसमें भी इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया। सेट ए न्यू इंडियन नेशनल रिकॉर्ड विद स्टनिंग 27 मीटर, मतलब 27 मिनट का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। परफॉर्मेंस वन ऑफ द फास्टेस्ट टाइम्स एवर क्लॉक्ड बाय एन इंडियन इन दिस इवेंट, यानी आपका जो 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर वाला जो इवेंट है इसमें इन्होंने 27 मिनट और 22 मिली सेकेंड में शानदार एक इतिहास रच दिया, जो किसी भी भारतीय द्वारा ऐसा पहला कारनामा है और सबसे तेज कारनामा है। फिर आपकी जो एशियन चैंपियनशिप थी इनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों में 2025 में। इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द लीडिंग डिस्टेंस रनर इन एशिया, यानी एशिया में जो आपकी लंबी दूरी की दौड़ होती है उसमें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो होती है उसमें ये अभी प्रमुख चेहरा है। ये मेन जो आपका फेस है वो यही है, गुलवीर सिंह। और 1500 मीटर में जो इनका परफॉर्मेंस है इनमें इन्होंने 3 मिनट 36 सेकेंड का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट एवर बाई एन इंडियन। और आपको बताइए कि इनकी मतलब ये क्या दिखाता है, ये इनकी जो वर्सेटिलिटी है वो दिखाता है कि ये मतलब अलग अलग, ये लंबी दौड़ में भी अच्छा कर सकते हैं ये, और जो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग है उसमें भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को दर्शाता है ये। एक आपका ब्रिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिक्स से भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप क्लास पहले ही पूरा देखो या ना देखो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इन्हें ध्यान में रखना है और इनको करके जाना है एग्जाम में। अब की बात है ब्रिक्स के तो पीछे ही पड़ गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन। इसके बारे में इन कथन को देखना है। ये पारस्परिक लाभ और जनहित से प्रेरित नवाचार पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट एंड पब्लिक गुड ड्राइवन इनोवेशन। यह केवल वार्षिक राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलनों के माध्यम से संचालित होता है। इट इज़ गवर्न ओनली थ्रू एनुअल हेड्स ऑफ स्टेट समिट्स। तो आपका सेकेंड वाला रॉन्ग है, क्योंकि इसमें केवल फर्स्ट वाला जो है वो सही है, ओनली वन इज करेक्ट। इंडियाज रोल इसमें क्या है, भारत की भूमिका, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष शोध, यानी जो आपकी स्पेस रिसर्च होती है, स्वास्थ्य विज्ञान और कृषि तकनीक में अग्रणी भूमिका इन्होंने दिखाई है। जो आपकी एग्रीकल्चर से संबंधित जो टेक्नोलॉजी वगैरह होती है इसमें इंडिया ने काफ़ी एडवांस्ड चीज़ें डेवलप की हैं। फिर जो आपका ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम और ब्रिक्स एसटीआई फंड में सक्रिय योगदान, नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एआई बेस्ड सॉल्यूशन में महत्वपूर्ण भागीदारी। आप क्विक रीजन के लिए कुछ चीज़ें देख लो। ब्रिक्स के प्रमुख सहयोग का क्षेत्र एसटीआई यानी साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। पहले एसटीआई फ्रेमवर्क प्रोग्राम यंग साइंटिस्ट फोरम इनोवेशन बेस जो इसके हैं। फोकस क्षेत्र जो है इनका मतलब मेन जो फोकस है वो बायोटेक, एनर्जी, डिजिटल टेक, एग्रीकल्चर और स्पेस पे है। महत्व किफ़ायती अनुसंधान, यानी कि कम पैसों में सर्च की जाए ज़्यादातर चीज़ें। तकनीकी आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंसी। वैश्विक चुनौतियों का समाधान, जो आपको पता है कि एक वर्ल्ड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन। अगला प्रश्न था आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला आयोजन है वो कब हुआ, जिसमें नई दिल्ली के 3 स्थानों पर 7 खेल स्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया।
यानी शोकेसिंग 7 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स अक्रॉस 3 वेन्यूज इन न्यू दिल्ली। तो वो आपका दिसंबर 2023 में हुआ आपका, जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला आयोजन है वो आयोजित नई दिल्ली में। उद्देश्य जो है इसका एम, वो पैरा खेलों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाना है, जो आपकी नेशनल लेवल पे उनको मतलब उनका जो स्थान है वो दिलाना है। फिर इसमें जो खेल जो स्पोर्ट्स इसमें ऐड हुए थे, मतलब जो जो परफॉर्म की गई, तो आपका एक तो पैरा एथलेटिक्स था, यानी जो आपके रनिंग वगैरह होते हैं, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा स्पोर्ट्स शूटिंग, पैरा स्विमिंग और व्हील चेयर बास्केटबॉल आदि। आपको पता है पैरा ओलंपिक में वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जो मतलब शारीरिक रूप से मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड होता है ना वो। अगला आपका क्वेश्चन था लास्ट मैन इन टावर। लास्ट मैन इन टावर एक्सप्लोर्स द मोरल एंड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय रेजिडेंट्स ड्यूरिंग रैपिड अर्बन डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट प्रेशर्स इन मुंबई। ये लास्ट मैन इन टावर जो एक मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरी विकास और रियल एस्टेट के दबाव के दौरान निवासियों द्वारा सामने किए जाने वाले नैतिक और संघर्षों की पड़ताल करता है। ये उपन्यास मुंबई की वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास और उसके औपनिवेशिक अतीत पर केंद्रित है। तो ये आपका जो सेकंड वाला है वो तो रॉन्ग है, लेकिन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है आपका, क्योंकि इसमें ये दिखाते हैं एक मास्टर जी करके इसमें किरदार होता है उसके बारे में। ये जो बुक है लास्ट मैन इन द टावर, ये अरविंद अडिगा ने लिखी है। ये 2011 में आपकी पब्लिश हुई थी। इसकी जो शैली है वो सोशल रियलिज्म, यानी जो समाज का वास्तविक चेहरा है वो दिखाता है। ये ड्रामा और अर्बन फिक्शन है ये आपका एक। सेटिंग मुंबई स्पेशली अंधेरी। द वाइट टाइगर के बाद अडिगा की प्रमुख कृतियों में से एक, यानी अरविंद अडिगा ने आपको बताया कि द वाइट टाइगर लिखी थी। उसके बाद ये भी आपकी एक फेमस बुक है जो द लास्ट मैन इन द टावर। ये जो नॉवल है ये दिखाता है कि कैसे शहरों में विकास और पैसे का दबाव मानवीय मूल्यों को चुनौती देता है, यानी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको। किताब में भारतीय महानगरों की सामाजिक संरचना, आवास संकट और आम लोगों की मानसिकता का वास्तविक चित्रण है कि कैसे मतलब यहाँ रहने को लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, और कैसे लोगों को मतलब डरा धमका के ये खाली करवाना चाहते हैं। इसका जो मुख्य पात्र है वो मास्टर जी हैं जो अंत तक लड़ाई लड़ते हैं। थीम जो है लालच, नैतिकता और शहरीकरण को दिखाता है कि कैसे लालच दिया जाता है। तथ्य 2011 में प्रकाशित शहरी समाज की सटीक आलोचना है ये, क्रिटिसाइज किया था इन्होंने इसको। सही सुमेलित गुफा विशेषता और उसके गठन का चयन करें। चूज द करेक्टली मैच्ड केव फीचर एंड इट्स फॉर्मेशन। तो वो आपका स्टेलेग्माइट है, गुफा की छत से टपकते पानी से निर्मित, फॉर्म्ड बाय ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम केव सीलिंग। फिर आपके जो कुछ प्रकार देख लेते हैं। एक तो स्टेलेक्टाइट है आपका, इसकी जो डेफिनेशन वो ये है कि स्टेलेक्टाइट गुफा की छत से टपकने वाली लटकने वाली शंकु आकार की संरचना होती है, यानी कि कौन शेप होती है आपकी, शंकु आकार की होती है। फॉर्मेशन हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए केव, ऊपर से ये लटकने वाली होती है। फिर आपका आता है स्टेलेग्माइट, ये आपकी गुफा की जमीन से ऊपर उठने वाली संरचना होती है। A stalagmite is a cone-shaped structure rising from the floor of a cave। तो ये भी आपकी ऊपर की ओर उठने वाली होती है। फिर आपका आता है पिलर स्तंभ। जब स्टेलेक्टाइट ऊपर से और स्टेगमाइट मतलब नीचे से बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाते हैं तो एक पिलर का स्तंभ बनाते हैं। यानी कि मान लो एक आपकी एक गुफा है, ऐसा मान लो आपकी एक गुफा है, तो एक तो जो आपका होता है जो आपका स्टेलेक्टाइट ये ऊपर की ओर से ऐसे लटकता हुआ आएगा ना, ये हो गया आपका क्या, जो आपका स्टेलेक्टाइट है वो, स्टेलेक्टाइट जो है आपका वो। फिर आपका आता है स्टेलेग्माइट जो गुफा की जमीन से ऊपर की ओर उठता है, यानी कि ये जो है आपका ये गुफा की जमीन से ऊपर की ओर उठता है, ये आपका हो गया जो आपका स्टेलेग्माइट है वो। फिर आपको पता है कि ये थोड़ा ये बढ़ेगा थोड़ा ये बढ़ेगा, फिर दोनों जब ये मिल जाएंगे तो ये आपको पता है कि एक पिलर बन जाता है पूरा। पूरा जब ये मिल जाएगा तो ये पिलर बन जाएगा, यानी कि स्तंभ ये बन जाएगा। क्रिएटेड बाय मिनरल्स फॉलिंग फ्रॉम स्टेलेक्टाइट्स, जो आपको पता है पानी गिरते रहते हैं उनसे ये निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न था आपका, what is the primary function of the NVS-02 satellite launched aboard GSLV F-15। उससे इसका जो मुख्य प्राइमरी आपका जो फंक्शन है वो क्या था, ये सटीक स्थिति और समय संबंधी डेटा प्रदान करके भारत की नेविगेशन प्रणाली को बढ़ावा देता है। इट बूस्ट्स इंडियाज नेविगेशन सिस्टम बाय ऑफरिंग प्रिसाइज पोजीशन एंड टाइमिंग डाटा, यानी कि किस जगह क्या कैसा होने वाला है वो सब ये बता देता है। ये कुछ आपकी तस्वीरें हैं इनकी, देख लीजिए इसको। फिर आपका जो GSLV F-15 है ये एक रॉकेट है जो उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स ए लॉन्च व्हीकल, ए रॉकेट यूज्ड बाय इंडियाज स्पेस एजेंसी टू सेंड
सेटेलाइट्स इनटू स्पेस, यानी कि जो इसरो है उसके द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। और ये आपको पता है कि PSLV की तरह ही एक रॉकेट है जो एक लॉन्च व्हीकल है जो उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए यूज किया जाता है। NVS-02 एक नेविगेशन उपग्रह है जो भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये उसका हिस्सा है। अभियानों का विवरण, जो आपकी लॉन्च डेट और टाइम थी वो 29 जनवरी 2025 सुबह 6:23 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसका जो लॉन्च साइट है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना, दूसरे लॉन्च पैड से आंध्र प्रदेश। और ये जो आपका लॉन्च हुआ था, ये दिस लॉन्च मार्क्ड द 100th रॉकेट लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट, ए मेजर माइलस्टोन, यानी कि ये 100वां रॉकेट लॉन्च हुआ था आपका श्रीहरिकोटा से, जो एक अपने आप में एक माइलस्टोन है। इस लॉन्च के साथ श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 100वां मतलब जो रॉकेट है वो प्रक्षेपण सफल हुआ, जो भारत के लिए एक अहम उपलब्धि है, ए मेजर अचीवमेंट फॉर इंडिया। फिर आपके जनसंख्या से संबंधित कुछ सजेशन और रीजन दिए गए हैं, उनको देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्याओं और प्रतिवर्ष परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है, तो ये आपका ए वाला तो सत्य है। केवल निरपेक्ष संख्याओं में वृद्धि को मापने से समय के साथ जनसंख्या प्रवृत्तियों की विस्तृत जानकारी मिलती है, तो बी वाला मतलब जो आर है वो आपका रॉन्ग है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स एंड परसेंटेज चेंज पर ईयर, तो ये आपका जो फर्स्ट वाला है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो आपका रॉन्ग है। बाकी पॉपुलेशन के बारे में हमने जो काफ़ी अभी ज्योग्राफी की मैंने आपको बताया कि हंटर सीरीज के तहत एक वीडियो डाली थी, उसमें आप जाके देख सकते हैं, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको पता पॉपुलेशन को अच्छे से समझाया है। अगला प्रश्न आपका जो CAG है उससे आया था, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उससे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से। उन्होंने जो आपके कौन के संजय मूर्ति हैं, उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद यानी उनके टेन्योर के बाद नवंबर 2024 में CAG के रूप में पदभार जो ग्रहण किया, यानी उनकी पोजीशन उन्होंने ली, तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है। CAG एक संवैधानिक पद है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो आपका बी वाला भी सही है आपका सेकेंड। फिर आपका आता है कि CAG का जो कार्यकाल है केवल 5 वर्ष का होता है, नहीं, ये जो है आपका 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना। तो आपका जो थर्ड वाला है वो आपका हो गया रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड है ये आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी इसकी जो संवैधानिक स्थिति है वो ये है कि ये एक संवैधानिक प्राधिकरण है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इसका जो प्रावधान है वो मतलब आपका जो संविधान का अनुच्छेद 148 है, आर्टिकल 148, उसमें इसका वर्णन किया गया है। CAG भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान है। CAG इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी जो नियुक्ति है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसे नियुक्त करते हैं। इसका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कि मान लो ऐसे तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन कोई 60 वर्ष की आयु में मान लो ये बना आपका जो CAG जो है, तो फिर उसको कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि वो 65 वर्ष का होते अपने आप रिटायर हो जाएगा। 62 की आयु में बना तो फिर आपको पता है कि 3 साल ही वो काम करेगा और फिर रिटायर हो जाएगा। यानी कि 6 वर्ष है ऐसे तो प्रावधान, लेकिन अगर 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका उसका टेन्योर जो एंड हो जाएगा। फिर इसके जो आर्टिकल है 148 जो है वो CAG की नियुक्ति, शपथ, सेवा शर्तों से संबंधित, यानी अपॉइंटमेंट ऑथ कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ CAG। फिर आपका 149 जो है वो CAG की ड्यूटीज और पावर से संबंधित, यानी शक्तियाँ और कर्तव्य की क्या क्या कार्य इनको करने होंगे और क्या क्या पावर इसके पास रहती है। आर्टिकल 150 जो है वो आपके सरकारी खातों का स्वरूप CAG की सलाह पे राष्ट्रपति तय करेंगे। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ CAG। फिर आपका आता है आर्टिकल 151, ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट और गवर्नर। अगला प्रश्न था आपका, गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक कार्य है वो है प्रोटीन मॉडिफिकेशन, यानी प्रोटीन संशोधन, ये इसका प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी फंक्शन है इसका। गोल्जी तंत्र एक झिल्ली बंधित कोशिकांग है, यानी कि ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, जो आपका गोल्जी उपकरण है इसकी।
प्रोटीन संशोधन और कोशिका स्त्राव के लिए अनिवार्य है ये आपका, यानी कि कोशिका के आंतरिक परिवहन तंत्र को नियंत्रित करता है। मेंटेन सेल्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, एक तो है कि डिस्कवर्ड बाय केमिलो गोल्जी, आल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें ही केवल पाया जाता है। इसका मेन जो रोल होता है वो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन, ये इसके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। और जो मेजर आपको बताइए कि प्रोटीन का जो संशोधन होता है, मॉडिफिकेशन, वो इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न आपका जीएसटी परिषद से था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुसार, यानी कि 279 ए के अनुसार, जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। एज पर आर्टिकल 279 ए of the Indian Constitution, the GST Council's decisions require what kind of majority of the weighted votes of the members present and voting। तो आपका 3/4 मेजोरिटी, यानी जो 3/4 बहुमत होता है वो आपका रिक्वायर्ड होता है। ध्यान रखना। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जीएसटी जो है, भारत में जीएसटी से संबंधित जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली जो संस्था है वो आपकी जीएसटी काउंसिल है। द जीएसटी काउंसिल इज द अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर जीएसटी इन इंडिया। 2016 ये संवैधानिक संस्था है जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा स्थापित किया गया था। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। जो आपका 101 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी 101, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी आपकी। जो संरचना है कि इसका जो अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन, वो केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अभी आपको बताया कि अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट में कौन है, वो निर्मला सीतारमण है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, ध्यान रखना। फिर आपको जो इसमें मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। जो आपके वित्त राज्य मंत्री होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस। और फिर आपके जो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो वित्त मंत्री होते हैं, यानी जो ऑल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ये सब इसमें इसके मेंबर होते हैं, ध्यान रखना। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है इसमें, निर्णय कैसे लिया जाता है। तो डिसीजन नीड्स 75% मेजोरिटी, निर्णय लेने के लिए 75% बहुमत आवश्यक होता है। जो आपका केंद्र है उसके पास 1/3 वोट होते हैं और राज्यों के पास कुल मिलाकर 2/3 जो आपके वोट हैं वो होते हैं, ध्यान रखना। यानी कि राज्यों के पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन होता क्या है कि केंद्र में जो सरकार होती है, आपको पता है, जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर राज्यों में भी उसकी सरकार होगी, तो जैसा वो चाहेंगी वैसा ये कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी ये सोचने वाली कोई बात है नहीं। कर दरों की सिफारिश, आपको पता है कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये आपको पता है कि दरें हैं जीएसटी की। छूट जो होती है, कौन सी वस्तु सेवा जीएसटी से मुक्त होंगी ये तय करना, ये जो सारे काम है, कर दरों की सिफारिश वगैरह और जो छूट वगैरह, ये जीएसटी काउंसिल के वर्क होते हैं, फंक्शन होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जीएसटी काउंसिल मीट्स पीरियडिकली टू रिव्यू टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी परिषद जो है समय समय पर बैठ के कर दरों की समीक्षा करती है। निर्णय सामान्यतः सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, मतलब सब मिलकर निर्णय लेते हैं। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है वो इंडिया में लागू हुआ, इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। आर्टिकल 279 ए में इसका वर्णन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाई 101 अमेंडमेंट जो हुआ था आपका संविधान में, उसके तहत इसे संवैधानिक निकाय बनाया गया। चेयरपर्सन जो आपका अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री, सेंटर के पास 1/3 और स्टेट के पास 2/3 आपको पता होता है। 75% मेजोरिटी नीडेड होती है बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। डिसाइडेज, यानी कि क्या क्या निर्णय लेता है। डिसाइड्स जीएसटी रेट्स, यानी कि जीएसटी की दरें होती हैं वो। फिर आपकी जो एक्सेम्पशंस होती हैं, रूल्स होती हैं, और जो कंपेंसेशन वगैरह जो भी होती हैं, ये सारे काउंसिल ही देखती है। अगला प्रश्न था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 255 रिगार्डिंग प्रेसिडेंटल और गवर्नर्स असेंस टू बिल। यानी कि कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है। यदि सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता है। क्या होता है कि मान लो कि पास कर दिया, लेकिन इनसे अनुमति नहीं ली, तो फिर भी ये इससे अमान्य नहीं होगा, कि ये नहीं कि अब बनाई नहीं है। अनुच्छेद 255 बताता है कि किन परिस्थितियों में कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई कुछ प्रक्रियात्मक शर्तें पूरी न होने पर भी वैध रह सकती हैं।
आर्टिकल 255 डील्स विथ कंडीशंस अंडर विच लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शंस रिमेन वैलिड इवन इफ सर्टेन प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड। जो आपकी कार्रवाइयाँ हैं वो अगर नहीं भी हो तो भी आपका वैध रहता है। ये नहीं कि इसको बंद कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, इसको खारिज कर दिया, खारिज नहीं कर सकते फिर भी। यदि किसी अधिनियम के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राज्यसभा की अनुशंसा या पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी और वे प्राप्त नहीं हुई, तब भी वह अधिनियम अवैध नहीं माना जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। द एक्ट रिमेन्स वैलिड एज लॉन्ग एज इट हैज अल्टीमेटली रिसीव्ड असेंट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर यूनियन लॉज, और गवर्नर यानी राज्यपाल होता है वो स्टेट लॉज के लिए। अधिनियम तब तक वैध रहेगा जब तक उसे अंत में राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति मिल जाती है। अगला प्रश्न था कि जब प्रकाश वायु के से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है। इस संक्रमण के दौरान प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्थिर रहता है? तो आवर्ती फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी रहती है कांस्टेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में प्रकृति के साथ जोड़ना है। तो आपको पता है कि फोरेंसिक विज्ञान जो आपकी डिजिटल प्रौद्योगिकी है, फोरेंसिक साइंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसके साथ इसको जोड़ना है। आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं वो यही हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह है इसको ऐड किया गया है। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में वैसे भी। फिर आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से आपका प्रश्न था कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक नागरिक विज्ञान पुरस्कार यानी सिविलियन साइंस अवार्ड है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इट इज़ कन्फर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जी नहीं, साइंस का कल्चर से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। जो आपका कल्चरल मिनिस्ट्री उससे, इसको तो आपको पता है कि विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो प्रदान करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वो इसे प्रदान करता है, ध्यान रखना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं। वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट मुख्यतः किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के बीच असमानताओं को मापती है? यानी जो जेंडर गैप होता है आपका, काफ़ी चीज़ों में आपको पता है कि पुरुष और महिलाओं में जो अंतर है, असमानता है, कि कई सारे जो फैक्टर हैं उनमें आपको पता है कि पुरुष जो है वो काफ़ी एरिया में आगे है अभी भी। जो कि आपको पता है काफ़ी मतलब हजारों सालों का एक सिस्टम ऐसा रहा है हमारे यहाँ कि पुरुष का दबदबा ज़्यादा रहा है। इस कारण से आपको पता है महिलाओं को उतने अवसर नहीं मिले हैं। लेकिन अब इन जो ये जो गैप है आपका, इसको कम करने की कोशिशें की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन फिर भी जो इसको आपको पता है कि किसी भी चीज़ को दूर करने के लिए पहले पता लगाना पड़ता है कि भैया इसमें कारण क्या क्या है, कौन कौन से आपको पता है कि असमानताएं हैं। तो राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों में असमानता को मापती है। कि पॉलिटिक्स में आप आज भी देखोगे ना, अगर इंडिया की पार्लियामेंट देखोगे तो वो जो आपकी फीमेल लीडर्स है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपको पता है कि नर ही नर देखने को मिलेंगे, यानी कि पुरुष ही पुरुष देखने को मिलेंगे। फिर आपकी जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान है, पुरुषों का योगदान है, उसमें कितना अंतर है उसको भी देखते हैं। स्वास्थ्य और जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा और आपका जो स्वास्थ्य है, उनमें भी ये देखता है कि कितना गैप है, कितना ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हर साल प्रकाशित होती है ताकि यानी एनुअली पब्लिश होती है ताकि विभिन्न देशों में लिंग समानता की स्थिति का आकलन किया जा सके। ये देखती है कि किस देश पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर को कम करने में कितना सफल हुआ है, चाहे देश का विकास स्तर कुछ भी हो। इट evaluates the how well countries are doing in closing the gap between men and women regardless of overall development। कि कितना आपने गैप है उसको कम किया है। पहली बार ये 2006 में पब्लिश हुई थी। और जो आपका लिंग समानता के लिए जो इक्वल जो आपके राइट्स हैं उसके लिए, समानता के लिए वैश्विक मानक प्रदान करती है, ग्लोबल बेंचमार्क प्रोवाइड करती है। फिर आपके जो क्विक रिवीजन के लिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसे पब्लिश कौन करता है। तो वो आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसे एनुअली पब्लिश करता है। इसमें 4 डायमेंशंस आपको पता है कि इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिक्स इसमें। फिर आपका जो 2025 वाला ग्लोबल जो गैप था वो उसमें 68.8% जो है वो उतना कम हुआ, क्लोज हुआ है। लेकिन अभी भी 31-32% जो गैप है वो बना हुआ है। बेस्ट परफॉर्मिंग एरिया जो है वो हेल्थ और एजुकेशन, इसमें काफ़ी कम गैप रहा है अभी, मतलब लगभग लगभग ये बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो आपके मेल और फीमेल है वो। एरियाज नीडिंग अटेंशन जो है आपकी जिन क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए वो आपका एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है और एक आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। नो कंट्री हैज़ अचीव्ड फुल पारिटी येट, यानी कि अभी तक किसी भी देश ने पूर्णतः मतलब समानता अचीव नहीं करी इस चीज़ में। हेल्प्स
ट्रैक ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी एंड गाइड्स रिफॉर्म्स। इससे पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए। थांगटा एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है जो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, ये आपका प्रश्न था। थांगटा इज ए ट्रेडिशनल मार्शल डांस एसोसिएटेड विद विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये मणिपुर से संबंधित है आपका थांगटा। इसमें थांग जो होता है वो आपका, उड़ता जो होता है वो अलग अलग, थांग तो आपका दिखाता है तलवार को, उड़ता दिखाता है आपका जो भाला होता है यानी कि जो जेवलिन होता है उसको दिखाता है। जेवलिन होता है कि वो, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। थांगटा मणिपुर भारत की पारंपरिक मार्शल कला और नृत्य शैली है। थांगटा इज ए ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट एंड डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर इंडिया। इसमें आपको पता है कि युद्ध तकनीक और प्रदर्शन कला का ये मिश्रण है। कंबाइंस कॉम्बैट टेक्निक्स विद परफॉर्मेंस आर्ट, लिटरली मीन्स स्वॉर्ड एंड स्पीयर, यानी कि शाब्दिक अर्थ जो है इसका वो तलवार और भाला है। थांग का मतलब क्या होता है, तलवार, और ता का मतलब भाला। ऐतिहासिक रूप से योद्धाओं द्वारा स्वयं की रक्षा यानी जो सेल्फ डिफेंस होता है उसके लिए जो वॉरियर है, जो योद्धा हुआ करते थे आपके हिस्टोरिकली, उसे प्रैक्टिस करते थे। और जो फिजिकल फिटनेस है उसके लिए भी इसका जो प्रयोग या अभ्यास किया जाता था। इसकी जो तकनीकें हैं, थांग तलवार, भाला और चाकू की तकनीकें होती हैं। ता जो है हाथ से लड़ाई, प्रहार, किक और तेज गति वाली चालें, अलग जगह आपको इनका अलग अलग वर्णन देखने को मिलेगा। अक्सर इसे संगीत, ढोल और अनुष्ठानिक मंत्रों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ऑफन परफॉर्म्ड विद म्यूजिक, ड्रम्स एंड रिचुअल चैंट्स, इसके साथ इसे अक्सर देखा जाता है। ये आपके कुछ ऐसे चित्र हैं करते हुए, थांगटा नृत्य करते हुए, देख लेना इनको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग युग में सही रूप से भारी उद्योगों के रूप में वर्गीकृत है, यानी कि जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो आपको पता है कि शिप बिल्डिंग और ऑटोमोबाइल जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज में आते हैं, जाहिर सी बात है। सिलाई मशीन में कौन सा ऐसा हैवी है तो आप उठा के भी ले जा सकते हो, वो भारी तो है नहीं। घड़ियाँ और पेंट ब्रश ये आपकी हैवी इंडस्ट्रीज नहीं होती, ध्यान रखना। ये आपकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको देखिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। पानी आप ही पीते रहना क्योंकि आपको पता है कि पानी कितना आवश्यक होता है। मेजर जो आपके शिपयार्ड्स हैं, जो प्रमुख शिपयार्ड, कोच्चि का है आपको पता है केरल में, जो लार्जेस्ट इन इंडिया, आपको पता है कि ये सबसे बड़ा है इंडिया में, बड़े कार्गो और ऑफशोर जहाज बनाता है ये आपका। फिर आपका मझगांव डाक जो मुंबई महाराष्ट्र में है, युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाता है, यानी कि बिल्ड्स वारशिप्स एंड सबमरीन्स, ये आपका मझगांव वाला बनाता है। फिर आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये कोलकाता में है, जो डिफेंस के लिए आप यूजफुल जो जहाज होते हैं उसको बनाता है ये। अन्य शिपयार्ड आपको पता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है विशाखापत्तनम में है, गोवा शिपयार्ड ये है। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। इसमें पैसेंजर वाहन, वाणिज्यिक वाहन, दो पहिया और तीन पहिया वाहन भी शामिल हैं, यानी कि आपके जो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स जो भी है सब इसमें ऐड होते हैं। प्रमुख कंपनियां जो है इंडिया में, मेजर कंपनियां, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, अशोक लेलैंड है, बाजार है, बजाज है, बाजार नहीं बाजार बजाज है ये, हीरो मोटोकॉर्प, ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट और मेजर कंपनीज हैं। फिर आपके जो प्रमुख ऑटोमोबाइल केंद्र हैं, चेन्नई जो है इसे भारत का डेट्रॉइट भी बोलते हैं, कार निर्माण का केंद्र, यानी हब फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग। पुणे और महाराष्ट्र दो पहिया वाणिज्य और वाहनों के लिए प्रमुख केंद्र हैं, मेजर प्लांट्स फॉर टू व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, आपको पता है ये पुणे में है, और महाराष्ट्र में और भी काफ़ी जगह। गुजरात और हरियाणा जो है वो ऑटोमोबाइल और सहायक उद्योग के ये बढ़ते हुए केंद्र हैं, यानी कि यहाँ काफ़ी ग्रो कर रहा है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर गवर्नर होता है वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, राज्यपाल भारत में किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की जो स्थिति है वो ठीक वैसी है जैसी केंद्र में राष्ट्रपति की होती है ना, वैसी नाम मात्र की। बाकी जो सारी शक्तियाँ होती है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो आपको पता ही है किसके पास होती है। मतलब यूनियन में अगर आप देखोगे, केंद्र में देखोगे तो वहाँ पे सेंटर में जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास रहती है लगभग लगभग। प्रत्येक राज्य के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी हर राज्य में लगभग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संपर्क का माध्यम होता है।
एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, उसको बीच में ये जोड़ता है उन दोनों को। इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 से 161 के बीच इसका उल्लेख है, मेंशन्ड इन आर्टिकल 153 और 161, इसके बीच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें। अनुच्छेद अनुच्छेद जो आपका 153 है वो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बताता है कि ईच स्टेट शेल हैव ए गवर्नर। फिर आपका अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है उसमें राज्यपाल निहित है, राज्यपाल में वो निहित है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड इन द गवर्नर। आपको पता है कि सेंटर में जब भी कोई आपका विधेयक जो बिल होता है उसको अंतिम रूप से जब कानून यानी जो लॉ बनाना होता है तो उससे पहले अंतिम लास्ट में आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है आपका उसका सिग्नेचर चाहिए होता है, मतलब हस्ताक्षर चाहिए होता है। ठीक वैसे ही स्टेट में आपको पता है कि एंड में गवर्नर के जो सिग्नेचर है वो चाहिए होते हैं, यानी कि राज्यपाल के हस्ताक्षर। फिर आपका अनुच्छेद 155 और 56 इसके नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 157-58 जो है वो इसकी एलिजिबिलिटी और जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में। 159 पद की शपथ है, ओथ ऑफ ऑफिस। और 160 जो है वो विवेकाधिकार शक्तियाँ जो होती हैं उसके बारे में। 161 जो है वो क्षमा, राहत, स्थगन या रियायत देने की शक्ति है, यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको क्षमा कर सकते हैं ये। हालांकि मृत्युदंड को क्षमा शायद नहीं कर सकते राज्यपाल, राष्ट्रपति कर सकते हैं उसको। बाकी ये कम कर सकते हैं उसको, क्षमा कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं कि अब नहीं होगी, 6 महीने बाद होगी, ऐसी कुछ इनके पास शक्तियाँ हैं। फिर आपको पता है कि 213 जो है, 213 वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, आपको पता है ये अध्यादेश राज्यपाल की, जो अध्यादेश की शक्ति होती है राज्यपाल की, यानी कि जब आपकी राज्य जो विधानसभा की जो शक्तियां हैं वो मतलब राज्य विधानसभा जब कार्य नहीं कर रही हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, कुछ कानून बना सकता है। तो ये अध्यादेश की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 जो है आपका, अनुच्छेद 213 उसमें है। इसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है राज्यपाल की 5 वर्ष तक, और राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर रह सकता है 5 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर ओल्ड। कोई अन्य लाभकारी पद नहीं धारण कर सकता। कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राज्य विधानमंडल को बुलाने, स्थगित करने या भंग करने का अधिकार जो है वो है इसके पास, राज्यपाल के पास। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को सहमति देना, गिव असेंट टू बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। और कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रिजर्व कर सकता है, कैन रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, यानी कि राष्ट्रपति एक बार इसको देखेंगे, इसके लिए रिजर्व कर सकता है कुछ जो बिल होते हैं उनको। अस्थिर विधानसभा या संवैधानिक संकट में मंत्रियों की सलाह के बिना निर्णय ले सकता है। इन केस ऑफ अन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैन एक्ट विदाउट एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। उनकी सलाह के बिना भी कार्य कर सकते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, यानी कि राष्ट्रपति को ये बोल सकता है कि देखो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंडीशंस को मतलब है, अब उनको आपको पता है कि ये सही ढंग से यूटिलाइज मतलब यूटिलाइज नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, अब आपको प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। पश्चिमी घाट एक मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है, सामान्य आवास नदी के अलावा निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में इसकी स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, यानी आक्रामक जो विदेशी प्रजातियां हैं उनका प्रवेश बड़ा खतरा है इसके लिए। आक्रामक विदेशी प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जिन्हें उनकी प्राकृतिक आवास से बाहर जानबूझकर या अनजाने में लाया जाता है, और जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था या मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज आर स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली outside their natural habitat and cause harm to native ecosystem, इकोनॉमी और ह्यूमन हेल्थ। तो उनको ये नुकसान पहुंचाती है। वेस्टर्न घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट है और यहाँ कई एंडेमिक पौधे और जानवर पाए जाते हैं। कुछ आपकी जो मेजर जो आपकी एलियन स्पीसीज है वेस्टर्न घाट में वो कौन कौन सी है? एक तो आपकी जो लेटाना कैमारा, ये झाड़ी प्रकार की होती है आपकी। इसमें आपको पता है कि जंगलों में घुसपैठ और स्थानीय पौधों की विविधता को घटाती है ये, जो आपके नेटिव प्लांट होते हैं उनकी डाइवर्सिटी को ये रिड्यूस करती है। फिर आपका आता है यूकेलिप्टस, ये आपका ट्री है जो मिट्टी की नमी कम करता है और भूजल पर असर डालता है। ड्रेन सॉइल्स मॉइस्चर एंड अफेक्ट्स ग्राउंड वाटर, उसको भी इफेक्ट करता है। फिर आपका अकासिया है जो एक पेड़ है, ये तेजी से बढ़ता है और स्थानीय प्रजातियों को प्रतिस्थापित करता है।
फास्ट ग्रोइंग रिवोल्यूशंस नेटिव स्पीसीज। फिर आपका जो क्रोमोलिना, ये आपकी झाड़ी है, तेजी से फैलता है और स्थानीय पौधों की जो पुनरुक्ति है उसको ये रोकता है, मतलब रोकता है, उसके आड़े आता है ये। फिर आपकी निसार की कक्षा व्यवस्था क्या है, तो ये आपको बताया कि पोलर सन सिंक है ये, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। कक्षा प्रकार यानी ऑर्बिट टाइप, सूर्य सामंजस्यपूर्ण लगभग दूरी कक्षा यानी नियर पोलर ऑर्बिट। इसकी जो ऊंचाई है वो अप्रोक्सीमेटली 738 किलोमीटर है। का झुकाव जो है 98 डिग्री, ये सुनिश्चित करता है कि उपग्रह पृथ्वी को कवर करे। प्रत्येक परिक्रमा में लगभग 100 मिनट लगते हैं, प्रत्येक 12 दिन में पुनरावृत्ति, जिससे लगभग छायाचित्रण संभव हो सके, यानी कि एवरी 12 डेज होते हैं उसमें ये रिपीट होती है आपकी। अगला प्रश्न राज्यपाल से ही है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। द गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द प्रेसिडेंट हैज नो सच पावर रिगार्डिंग द लोकसभा। तो आपका फर्स्ट वाला सही है, जो आपका कथन है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा भंग कर सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी शक्ति है कि वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पे भंग कर सकता है। तो आपका जो टू वाला है वो आपको पता है कि रॉन्ग हो गया। तो इसमें फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो भंग कर सकता है अगर मंत्रिमंडल सलाह उसको ऐसी दे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशोक स्तंभ शिलालेखों जो स्थल है उससे सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद अशोकांस पिलर साइट्स। लोरिया नंदनगढ़ ये बिहार में आपको पता ही है। ये आपको पता है कि सांची जो है उड़ीसा में नहीं है, सांची आपको पता है मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अमरावती जो है, अमरावती आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में। अभी तो आपको पता है कि तेलंगाना बन गया है, आंध्र प्रदेश भी बढ़ गया है 2 हिस्सों में। फिर आपका जो सारनाथ वाला है, ये तो आपको पता है कि जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये आपको पता है कि यूपी बिहार साइड में है, गुजरात में को नहीं है, ये यूपी बिहार साइड है। तो आपका ये वाला सही है। न्योकुम त्योहार से आपका प्रश्न आया था। द वर्ड कुम इन न्योकुम फेस्टिवल सिंबलाइजेस, यानी कि जो कुम शब्द है न्योकुम में वो किसको दर्शाता है, तो वो सामूहिकता यानी कलेक्टिवनेस को दर्शाता है कि मिलजुल के रहो, सामाजिक सौहार्द से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, सब एक जगह बैठो। न्योकुम इज द मैन फेस्टिवल ऑफ द निशी ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश इंडिया, जो आपकी निशी जनजाति है उसका ये मुख्य उत्सव है। सेलिब्रेटेड टू वर्शिप नेचर डेटीज एंड एंसेस्टर्स फॉर प्रोस्पेरिटी गुड हार्वेस्ट एंड प्रोटेक्शन। इसे प्रकृति देवताओं और पूर्वजों की पूजा के लिए मनाया जाता है, यानी कि आपको पता है कि नेचर से हम काफ़ी चीज़ें प्राप्त करते हैं, तो उसको थैंक बोलने के लिए देवताओं को और पूर्वजों को पूजा के लिए मनाया जाता है, ताकि समृद्धि हो, अच्छा सब कुछ चलता रहे, अच्छी फसल हो और सुरक्षा सुनिश्चित हो, यानी कि जो बुरी आत्माएं हैं वो दूर रहें हमसे। इसलिए न्योकुम का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति के देवताओं और आत्माओं की पूजा, यानी कि वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड स्पिरिट्स ऑफ नेचर। इसका जो समय होता है टाइमिंग, वो हर साल फरवरी मार्च में मनाया जाता है। ये बिजाई के मौसम से पहले, सेलिब्रेटेड एनुअली ड्यूरिंग फरवरी मार्च बिफोर द सॉइंग सीजन, यानी उससे पहले इसे मनाया जाता है, यानी बिजाई से मौसम से पहले, ताकि अच्छी फसल हो, ऐसी ये कामना करते हैं। अनुष्ठान और प्रथाएं, इसे निशी जो पुजारी द्वारा आयोजित किया जाता है, जो आपका निशी प्रिस्ट होता है वो इसे परफॉर्म करता है, परफॉर्म्ड बाय। फिर आपके भेंट में चावल, मांस, शराब और जंगल की उपज शामिल होती है। ऑफरिंग्स इंक्लूड राइस, मीट, अल्कोहल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो आपके ये देवता, प्रकृति और पूर्वज होते हैं उनको ये चीज़ें भेंट चढ़ाते हैं, ये ऑफर करते हैं, चावल, मांस वगैरह जो भी है। गीत, नृत्य और सामुदायिक भोज इसका अहम हिस्सा है। ध्यान रखना, इसका उद्देश्य जो है वो उर्वरता, स्वास्थ्य और बुरी आत्माओं से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। पर्पस इज टू सीक ब्लेसिंग्स फॉर फर्टिलिटी, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल स्पिरिट्स। तो ये आपका इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न आपका साडव से था। 6 स्वरों वाला जो राग है वो साडव जाति के अंतर्गत आपको पता है कि आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो साडव 6 से नाम से पता चल रहा है आपको पता है कि 6 को संस्कृत में षष्ठी बोलते हैं ऐसे। पौडव जो होता है इसमें 5, आपको पता है कि 5 राग, मतलब 5 स्वरों वाला ये राग होता है, 5 स्वरों वाला राग, 5 स्वरों वाला राग होता है ये। फिर आपका जो संपूर्ण होता है इसमें 7 राग होते हैं, 7 मतलब स्वरों वाला ये राग होता है आपका, 7 स्वरों वाला राग ये। और 6 वाला आता है आपका साडव। साडव का अर्थ है 6 स्वरों वाला राग, जिसमें 7 में से 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, दैट यूजेस 6 स्वराज। इसका उपयोग कहाँ होता है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में रागों
को स्वरों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत करने में प्रयोग किया जाता है। इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी कार्नेटिक, टू क्लासिफाई रागाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्वराज। कोई राग शैडो कहलाता है जब वे आरोह अवरोह या दोनों में 6 स्वर उपयोग करे। A raga becomes shadow if it uses only 6 notes in आरोह और अवरोह और both। अगला प्रश्न क्रिकेट से था आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिकेट डिसमिसल्स इज करेक्ट। आउट होने के संबंध में कौन सा आपका सही है। जानबूझकर गेंद को 2 बार मारने पर आउट घोषित कर दिया जाता है। फर्स्ट वाला आपका सही है, क्योंकि गली क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट के रूल होते हैं। गली क्रिकेट में तो आपने फिर भी मार दिया। हिटिंग द बॉल ट्वाइस डिलिबरेटली रिजल्ट्स इन डिसमिसल। फिर आपका रिटायर्ड आउट से आपका ये था कि रिटायर्ड आउट के लिए एम्पायर की आवश्यकता होती है, मतलब स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अंपायर को बिना बताए ये बाहर चले जाते हैं, तो फिर इसको रिटायर्ड आउट घोषित कर दिया जाता है। रिटायर्ड आउट का मतलब है कि बल्लेबाज स्वेच्छा से बिना चोट के मैदान छोड़ देता है, फिर वापस आकर बल्लेबाजी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, फिर वो रिटर्न नहीं आ सकता। ध्यान रखना, कब होता है रिटायर्ड आउट, जब बल्लेबाज खुद को आउट घोषित कर देता है, यानी कि व्हेन अ बैटर डिक्लेयर हिमसेल्फ आउट टू गिव अनदर प्लेयर ए चांस। कभी कभी देखने को मिलता है कि कोई प्लेयर चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, तो फिर वो इंटेंशनली आपको पता बाहर चला जाता है, फिर दूसरा प्लेयर आता है तो उसको रिटायर्ड आउट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बहुत कम होता है, रणनीति के लिए अभ्यास फ्रेंडली मैच में होता है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत ही दुर्बल होता है, यानी सीन एक्सट्रीमली रेयरली इन इंटरनेशनल मैचेस, काफ़ी कम देखने को मिलता है। हॉकी में लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए अमेरिका पर 24-1 की जीत के लिए भारत के किसने 10 गोल किए। तो आपको पता है रूप सिंह थे जिन्होंने 10 गोल किए। ये आपको पता है कि जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके भाई थे ये, जबलपुर से। रूप सिंह भारत के महान फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे और मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे, यानी यंगर ब्रदर। लेफ्ट इन फॉरवर्ड के रूप में खेलते थे, गति, सटीकता और गोल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध। प्लेड एज ए लेफ्ट इन फॉरवर्ड, नॉन फॉर स्पीड, एक्यूरेसी एंड गोल स्कोरिंग स्किल्स। उनके सम्मान में ग्वालियर मध्य प्रदेश का क्रिकेट स्टेडियम रूप सिंह स्टेडियम बनाया गया है। उनके नाम पे इसे बनाया गया है। इनका जो उपनाम था, निकनेम, द मैन विद द मैजिकल स्टिक, यानी जादू स्टिक वाला खिलाड़ी। करियर की प्रमुख उपलब्धियां जो है, 1932 जो आपका लॉस एंजलिस वाला ओलंपिक था, और 1936 बर्लिन जो आपका जर्मनी में, उसमें स्वर्ण पदक यानी जो गोल्ड इंडिया टीम ने जीता था, उसमें ये मेंबर थे, आपको पता प्लेयर थे उनमें ये। 1932 ओलंपिक में भारत ने यूएसए को 24-1 से हराया। रूप सिंह और ध्यानचंद ने मिलकर 23 गोल किए। 1936 ओलंपिक में भी उन्होंने भारत की जीत में बड़ा योगदान दिया था। अगला प्रश्न फिर से आपका ब्रिक्स से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। सीमा पार स्टार्टअप सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के तहत 2021 में कौन सी पहल शुरू की गई। विच मतलब व्हाट इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन 2021 अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर स्टार्टअप कोलेब्रेशन एंड इनोवेशन। तो वो आपका ब्रिक्स स्टार्टअप फॉर्म, यानी कि ब्रिक्स स्टार्टअप फॉर्म, ये जो बी वाला है ये आपका करेक्ट है। इसका ये है क्या, तो ब्रिक्स देशों द्वारा बनाया गया मंच जिसका उद्देश्य स्टार्टअप सहयोग, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ए प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय ब्रिक्स नेशंस टू प्रमोट स्टार्टअप कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग मेंबर कंट्रीज। फोरम जो है ये आपका स्टार्टअप कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म बाय ब्रिक्स का जो एम है वो इनोवेशन, कोलेबरेशन और एमएसएमई सपोर्ट, वर्क, मीटिंग्स, इवेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म। बेनिफिट जो होगा वो ग्लोबल रीच, टेक एक्सचेंज और जॉब क्रिएशन। अगला प्रश्न नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री, ये बुक है। इसमें नीरज के प्रशिक्षण, मानसिकता और चुनौतियों का विवरण दिया गया है। इट डिटेल्स नीरज ट्रेनिंग, माइंडसेट एंड चैलेंजेस। तो आपका फर्स्ट वाला तो सही है। इसे उनके पूर्व ओलंपियन कोच ने लिखा है। इट वाज रिटन बाय हिज फॉर्मर ओलंपियन कोच, तो नहीं, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। इसे लिखा किसने है इस बुक को, तो इसे जो है नॉरिस प्रीतम ने लिखा है। आई थिंक उन्होंने लिखा, नॉरिस प्रीतम ने, उन्होंने इसे लिखा है। लेखक जो है आपके ऑथर जो है इस बुक के वो ये है। फर्स्ट वाला सही है। नीरज चोपड़ा आपको बताया कि इंडिया के खतरनाक जाबाज प्लेयर हैं, जेवलिन से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भारत के प्रमुख ट्रैक एवं फील्ड खिलाड़ी हैं जो भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में माहिर हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत हरियाणा में हुआ। उनकी जो मेजर अचीवमेंट्स हैं, ओलंपिक गोल्ड 2020 जो टोक्यो हुआ था आपका ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, वहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर थे, बने। फिर आपका पुरुष भाला फेंक में विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने जीती 2023 में, वहाँ भी इन्होंने गोल्ड जीता। फिर कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने गोल्ड जीता 2018 में।
और फिर एशियन गेम्स 2018 और 22 में भी इन्होंने गोल्ड जीता। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रही हैं। भारत का जो राष्ट्रीय भाला फेंक रिकॉर्ड 88 मीटर से अधिक इनके नाम पे है। प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वातावरण से जुड़े होते हैं? तो ये बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान जो होते हैं उनसे, यानी कि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ऑफ लार्ज रिवर्स, उनसे होता क्या है कि नदियाँ बहती हुई आती हैं, ऐसे नदियाँ आ रही हैं, नदियाँ आ रही हैं, फिर जो जमीन कटती जाती है और ऐसे मैदान बनते जाते हैं, ऐसे ये रेत के मैदान, रेत के मैदान, रेत के मैदान बन गए ऐसे। अब क्या है कि ये प्राकृतिक तटबंध नेचुरली है ये। अब ये अचानक फिर आपको पता है कि पानी सूख जाता है, फिर ये मिट्टी इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे जब आपका सीजन चला जाता है। लेकिन फिर जब वापस नदियाँ आएगी, जब मानसून का समय होगा तब, तो ये क्या है कि ये इसको रोक लेगा और बाढ़ वगैरह के चांसेस को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। लेकिन कभी कभी बहाव इतना तेज होता है कि ये साथ में इसको क्रॉस कर देंगी। तो ये जो है आपका जो एक बार नदी के आने के बाद जब पानी सूख जाता है तो अपने आप जो मिट्टी इकट्ठी होती है उससे क्या है कि प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं जो नेचुरली बनते हैं उससे। प्राकृतिक तटबंध वे ऊंचे किनारे जो बाढ़ के समय नदी द्वारा जमी की गई मिट्टी से नदी के किनारे बन जाते हैं। नेचुरल लीव्स आर रेज्ड एम्बैंकमेंट्स formed along river banks by the deposition of sediments during floods। तो बाढ़ के समय ये बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? बाढ़ के समय नदी का जल किनारे से बाहर बहता है। भारी कण जो आपके हैवी सेडिमेंट्स होते हैं, जो रेत खाद वगैरह जो होते हैं, सैंड सिल्ट, सबसे पहले नदी किनारे के पास जम जाते हैं। बार बार की बाढ़ में ये जमाव बढ़ता है और ऊंचे बांध जैसे ढांचे बनते जाते हैं। मतलब धीरे धीरे बाढ़ आएगी तो फिर ये बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा बन जाएगा ये। जैसे दिल्ली में कचरे के ढेर होते हैं ना, वैसा। उतना भी नहीं बड़ा लेकिन फिर भी। 2023 का जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका जो फाइनल मुकाबला था भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ ये, और भारत ने लेबनान को हराया। द फाइनल वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर वेयर इंडिया डिफीटेड लेबनान। इंटरकॉन्टिनेंटल जो कप है वो 4 देशीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो 2023 में भारत में आयोजित किया था। इसमें जो आपके 4 देश भाग लेते हैं। 2023 में ये टूर्नामेंट 9 और 18 जून के बीच में हुआ 2023 में, और ये संस्करण 9 और 18 जून के बीच हुआ। फाइनल मैच जो है वो भारत बनाम लेबनान के बीच हुआ। भारत ने लेबनान को 2-0 से इसे हरा दिया। इंडिया बीट लेबनान 2-0 टू विन द टाइटल और खिताब जीता। सुनील छेत्री ने दूसरी पारी की शुरुआत में पहला गोल किया। फिर आपका जो ललियानजुआला चांगटे है उन्होंने दूसरा गोल किया और जीत पक्की की। इससे पहले इंडिया 2018 में जीत चुका है ये। 2018 में भी इंडिया ने जीता है ये। 2018 में जीता फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम अब जीता है ये। जो आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप है ये फुटबॉल से संबंधित ये। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति गुजरात की पारंपरिक जो तांगलिया बुनाई शैली है के पहले मान्यता प्राप्त कलाकार हैं? तो वो आपके लवजी भाई परमार हैं, फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट इन द ट्रेडिशनल तांगलिया वीविंग फॉर्म ऑफ गुजरात। वो कौन है? आपके लवजी भाई परमार। अब पता है कि गुजरातियों में ऐसे ही नाम देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा जेठलाल गुजरात है तो ऐसे ही बात करते हैं, हाँ हाँ लवजी भाई। तो ऐसे नाम आपको वहीं देखने को मिलेंगे, लवजी भाई वगैरह जो है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी क्षेत्रों में, यानी जो आपकी डेजर्ट रीजन होते हैं उनमें, वायु अपर्दित भू आकृतियों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? पतले आधार और चौड़ी ऊपरी परत वाली मशरूम आकार की चट्टानों का निर्माण। क्या होता है कि रेगिस्तान में आपको पता है कि मिट्टी हवा के साथ तेज तेज उड़ती है और अलग अलग प्रकार की चीज़ें बन जाती है। कभी कभी ये मिट्टी उड़ के यहाँ इकट्ठा हो जाएगी तो ऐसा बन जाएगा, कभी कुछ कैसे वैसा भी बन जाएगा। अलग अलग जो भी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, मतलब ध्यान रखना। पतले आधार और चौड़ी पर ऊपरी परत वाली मशरूम के आकार की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मशरूम शेप्ड रॉक्स विद ए स्लेंडर बेस एंड ब्रॉड अपर केप। तो ये आपका सही है। मेज की सतह जैसी सपाट शीर्ष वाली अवशिष्ट पहाड़ियों का विकास हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्लैट टॉप्ड टिश्यूडल हिल्स रिजेंबलिंग टेबल सर्फेसेस। ऐसा भी देखने को मिलता है। फिर आपको पता है कि पृथक आधार स्तंभों के रूप में खड़ी चट्टानों अवशेषों के ये उद्भव। तो ये आपके तीनों ही सही हैं, 1 2 और 3 सभी करेक्ट हैं आपके। जो बन जाते हैं आपके लैंडफॉर्म्स, एक तो आपका मशरूम रॉक्स जो होता है, नैरो बॉटम होता है इसका, नीचे से संघड़ा, और वाइड टॉप होता है इसका ऊपर से। नीचे से ज़्यादा खट्टी चट्टान होती है मशरूम टाइप में। आपने देखा होगा मशरूम कैसी होती है। ये आपका यारदान, ये घर्षण से बनी लंबी रिज होती है ये, लॉन्ग रिज बाई अब्रेशन। फिर आपका आता है ट्यून जो आपकी अलग अलग कटाव से सीढ़ी जैसी बनती है, स्टेप लाइक ड्यू टू डिफरेंशियल फिर आपका आता है
डिफ्लेशन जो होलो है वो, ये रेत उड़ने से बना कुंड है। होलो फ्रॉम रिमूवल ऑफ सैंड, ये आपका वेंटिफेक्ट जो है वो ये हवा से कटी घिसी चट्टान। और फिर आपका आता है ब्लो आउट, जो रेत हटने से छोटा गर्त बन जाता है। स्मॉल सैंड स्कूप्ड होलो, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ से ये रेत थी, वो रेत जो सारी है वो उड़ के यहाँ चली गई, तो फिर यहाँ आपको पता है कि गड्ढा हो जाएगा ना छोटा सा, तो उसको ब्लो आउट बोलते हैं कि यहाँ से बाहर चली गई जो रेत, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है। वैसे आज बारिश का मौसम है, अभी बाहर भी बारिश हो रही थी, उसको देख के मुझे वो गाना याद आ गया अभी। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। कवि यहाँ क्या कहना चाहता है? कवि यहाँ नोटी हो रहा है कि नहीं? भारत ने स्पेडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक कब पूरा किया? तो 16 जनवरी 2025 को कंप्लीट किया सक्सेसफुली। ध्यान रखना। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं कि स्पेडेक्स है क्या। तो स्पेडेक्स जो है इसरो का मिशन है, जिसका उद्देश्य कक्षा में दो उपग्रहों के बीच रेड्यूस डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता दिखाना है। तो ये इसरो का मिशन है आपका। इसमें दो उपग्रह शामिल हैं, एक तो SDX-1 चेजर और दूसरा SDX-2 जो है आपका टारगेट मिशन। या आपका जो स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट जो है, इसमें एक तो SDX-1 और SDX-2 लॉन्च जो है आपका 30 दिसंबर 2024 को हुआ था, ये PSLV C60 से, एंड जो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 है उसी से लॉन्च किया गया था। ऑर्बिट जो है वो 475 किलोमीटर। डॉकिंग जो हुई थी आपकी वो 16 जनवरी 2025 को, और अनडॉकिंग 13 मार्च 2025 को। तो जो सिग्निफिकेंस है इन स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी फॉर फ्यूचर मिशंस। कौन सी नदी घाटी उत्तरी पूर्वी पठार में कोयला भंडार से जुड़ी है? विच रिवर वैली एसोसिएटेड विद कोल डिपॉजिट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो? तो वो आपकी दामोदर घाटी जो है वो जुड़ी हुई है आपकी उत्तरी पूर्वी पठार में। आप अगर देखोगे ना इंडिया की मैप को, अगर आप एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका। तो इसने पूछा है कि जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न, यानी कि यहाँ पे आपको बताया कि देखने को मिलता है उत्तरी पूर्वी पठार जो है, ये जो कोयले का भंडार वगैरह जो है ये यहाँ पे। तो ताप्ती घाटी वगैरह जो आपको देखने को मिलेगी वो तो यहाँ पे मिलेगी, गुजरात के पास बहती है ताप्ती। तो यहाँ पे आपको पता है कि ताप्ती गुजरात में, यहाँ पे है ताप्ती जो है आपकी ये यहाँ पे। फिर आपकी गंगा जो है वो यहाँ पे है। गंगा भी इस तरफ जाती है, ब्रह्मपुत्र भी इस तरफ जाती है, और दामोदर भी यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दामोदर आपको पता है जिसे बंगाल का शोक भी बोलते हैं। तो दामोदर घाटी जो है वो कोयला भंडार से जुड़ी हुई है। दामोदर घाटी मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर वैली लाइज मेनली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। दामोदर नदी द्वारा निर्मित, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, फॉर्म्ड बाय द रिवर दामोदर, आल्सो कॉल्ड द शोरो ऑफ बंगाल। शोरो ऑफ बंगाल जो है वो दामोदर को बोलते हैं, और जो बिहार का शोक है यानी कि शोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक, जो कोसी को बोलते हैं, कोसी नदी को, जो कोसी नदी है, कोसी रिवर है उसे कोसी नदी। क्योंकि सौरो इसलिए बोलते हैं कि ये आपको बताया कि काफ़ी सारी जब बाढ़ वगैरह आती है तो काफ़ी लोग मर जाते हैं, काफ़ी पशु मर जाते हैं, इसलिए ये शोक दुख वाला है। वो शोक नहीं है जो शोक होते हैं अलग अलग, नहीं। कोयले से भरपूर औद्योगिक क्षेत्र जरिया रानीगंज, ये आपको पता है रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, इसके लिए प्रसिद्ध है ये। बिजली उत्पादन, स्टील खनन और थर्मल पावर का जो ये मुख्य केंद्र, प्रमुख केंद्र है। मेजर सेंटर ऑफ पावर जनरेशन, स्टील माइनिंग एंड थर्मल प्लांट्स, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे खुदाई में खनिज भी निकलते हैं। दामोदर घाटी निगम, यानी कि जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, ये 1948 में स्थापित किया गया, स्टेब्लिश्ड इन 1948 एज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ध्यान रखना, ये आपकी दामोदर वैली कॉरपोरेशन थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपका यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। इसे अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी से प्रेरित होकर बनाया गया था, इंस्पायर्ड बाय द US टेनेसी वैली अथॉरिटी। इस पे आपकी दामोदर नदी में जो प्रमुख डैम है यानी जो बांध है वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका तिलिया डैम यानी तिलिया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध और पंचेत बांध, ये कुछ प्रमुख बांध है आपके। अगला प्रश्न है कि द पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय ए रिजोल्यूशन इन द, तो संसद में एक प्रस्ताव द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, तो वो राज्यसभा है। इस मामले में राज्यसभा को थोड़ा प्रिविलेज विशेष अधिकार है, बाकी सारे मामलों में राज्य जो आपकी लोकसभा है वो आगे है। बाकी राज्यसभा को उतनी शक्तियां नहीं मिलती, लेकिन इस मामले में मिली है। अनुच्छेद 312 के तहत ये प्रावधान है, प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 312, संसद नई AIS यानी ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवा बना सकती है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर दे। वर्तमान अखिल भारतीय सेवाएं यानी एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, एक तो आपके IAS है यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज,
फिर आपकी आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफओएस यानी इंडियन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा। अगला प्रश्न है कि भारत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एक तृतीय प्रक्षेपण स्थल का सक्रिय रूप से विकास कर रहा है, ये आपका सही है। तृतीय प्रक्षेपण स्थल यानी जो थर्ड लॉन्च पैड जो है इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट इंडियाज स्पेस लॉन्च फ्रीक्वेंसी एंड अकोमोडेट लार्जर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स लाइक एनजीएलवी। तो ये आपके दोनों ही सही हैं, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये आपको याद करना पड़ेगा। भारत में धन विधेयक पारित करने की सही विधायी प्रक्रिया निम्नलिखित में से चरणों को व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द पासेज ऑफ ए मनी बिल इन इंडिया। सबको पता है कि अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 110 है यानी 110 जो है, उसमें हमें जो मनी बिल है उसके बारे में जानकारी मिलती है। लोकसभा में धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण आपको पता है कि मंत्री जो है वो लोकसभा में लेके आएगा धन विधेयक, फिर ये लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा आपको पता है कि 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते अपने पास, कुछ सिफारिशें मतलब दिखा सकते हैं, बट उन्हें माने या ना माने लोकसभा पे डिपेंड करता है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत होता है एंड में, और राष्ट्रपति को भी इसे अप्रूव करना ही पड़ता है। तो इसमें जो ये करेक्ट आपका ABCD एकदम सही अरेंज में इन्होंने जमा के दिया है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा आपका ABCD। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये आपका जो लोकसभा स्पीकर है वो डिसाइड करता है। मनी बिल वह विधेयक है जो केवल धन संबंधी विषयों से जुड़ा होता है, जैसे कर लगाना, सरकार का व्यय और उधार लेना। ए मनी बिल इज अ बिल दैट डील्स ओनली विद फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट से जुड़ा होता है। इसके जो संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 110 में दिया गया है, डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या क्या शामिल होता है, व्हाट इज इंक्लूडेड, कर लगाना, हटाना, बदलना, कौन सा कर लगाना है, कौन सा अबोलिशन वो करना है आपको, मतलब हटाना है किसको, बदलना किसको, अल्टरेशन ऑफ टैक्सेस ये इसके कार्य हैं, सरकार द्वारा धन उधार लेना, बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, भारत की संचित निधि से व्यय और संचित निधि की देखरेख और निकासी, धन की विनियोजन प्रक्रिया, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है कि ये जो बिल होगा वो मनी बिल ही है। हु डिसाइड्स इफ ए बिल इज ए मनी बिल, तो वो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ये डिसाइड करता है, और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। अध्यक्ष का निर्णय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। लोकसभा का जो अध्यक्ष है अभी कौन है वर्तमान में, वर्तमान में प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान में आपका ओम बिरला है, ओम बिरला जो राजस्थान से, ओम बिरला। और जो फर्स्ट थे, फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो वो आपके जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, वो आपके फर्स्ट थे, वासुदेव मावलंकर, ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे, मावलंकर, ये आपको मावलंकर है ध्यान रखना। तो ये आपके फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। पारित करने की प्रक्रिया जो होती है वो इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, यानी इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, इसे केवल मंत्री ही पेश कर सकता है, ओनली ए मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस इट। राज्यसभा की भूमिका इसमें कम होती है, सीमित होती है, लिमिटेड होती है। राज्यसभा संशोधित नहीं कर सकती, इसमें सिर्फ सिफारिश कर सकती है, मतलब रिकमेंड कर सकती है। लोकसभा चाहे तो सुझाव माने या ना माने, यानी कि लोकसभा कहती है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट सजेशंस, अगर 14 दिन तक कार्रवाई नहीं हो तो बिल अपने आप पारित माना जाता है, यानी अगर राज्यसभा 14 दिन तक उसे अपने पास रोक के रखे और कुछ भी रिएक्शन भी ना दे तो अपने आप बिल जो है वो पास हो जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी यानी जो प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है, राष्ट्रपति मनी बिल वापस नहीं भेज सकते। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ऐसे नहीं बोल सकते कि ले रे, ले तेरा बिल, ले तेरी रोटी, ले तेरा दूध, नहीं खाना, तो वो ऐसा नहीं बोल सकते। राष्ट्रपति मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते, उन्हें इसे अनिवार्य रूप से मंजूरी देनी होती है, मस्ट गिव असेंट, उन्हें अप्रूव करना ही पड़ता है। तो आपका जो मनी बिल है वो आर्टिकल 110 में आता है। स्पीकर डिसाइड करता है लोकसभा का कि ये है या नहीं, ओनली लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और वो भी एक मिनिस्टर के द्वारा। राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं केवल, और प्रेसिडेंट इसे अप्रूव करना ही पड़ता है उसे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करती है, तो आपकी धारा 105 है, तो ये अनिवार्य बनाती है इसको कि वीडियो रिकॉर्ड कर लो। किस विभाग ने डाक कर्मयोगी लॉन्च किया, विच डिपार्टमेंट लॉन्च डाक कर्मयोगी, तो आपकी जो डीओपी है
उसने डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका पोस्ट है उसने ये लॉन्च किया। डाक कर्मयोगी जो है आपका, ये डाक विभाग के कर्मचारियों को, इसे डाक कर लेना, डाक कर्मयोगी डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग और प्रशिक्षण पोर्टल है। डाक कर्मयोगी इज एन ई लर्निंग एंड ट्रेनिंग पोर्टल फॉर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसी ने इसे लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। इसका जो उद्देश्य है वो कर्मचारियों को आधुनिक और समान प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना है। इट्स गोल इज टू प्रोवाइड मॉडर्न स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड सर्विस क्वालिटी। इसे लॉन्च कब किया गया था? वो जून 2022 में किया था। और इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, एक तो कि ई लर्निंग पोर्टल है जो आपके पोस्टल स्टाफ होते हैं उनके लिए, ये 2022 जून में लॉन्च किया गया था। यूजर्स इसमें जो GDS प्लस डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ अवेलेबल इन 12 लैंग्वेज, यानी 12 भाषाओं में उपलब्ध है आपका। सर्टिफिकेशन प्लस फीडबैक सिस्टम बूस्ट स्किल्स एफिशिएंसी एंड सर्विस क्वालिटी। तो उनको ये प्रशिक्षण देती है कि आप कैसे बेहतर तरीके से अपना काम करना है। 2025 ऊर्जा संरक्षण सूचकांक के अनुसार ऊर्जा प्रणाली लचीलापन बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्राथमिकता है आपकी? तो विद्युत ग्रिड और भंडारण प्रणालियों को आधुनिकरण और डिजिटलीकरण ध्यान रखना। यह जो आपका मॉडर्नाइजिंग एंड डिजिटलाइजिंग पावर ग्रिड्स एंड जो आपकी स्टोरेज सिस्टम होते हैं उसको, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ये ETI आपका है क्या? जो आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एक वैश्विक मापदंड है आपका, ग्लोबल फ्रेमवर्क, जो ये आकलन करता है कि विभिन्न देश की अपनी ऊर्जा प्रणाली में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, हाउ वेल कंट्रीज आर परफॉर्मिंग इन दियर एनर्जी सिस्टम्स एंड हाउ प्रिपेयर्ड दे आर टू शिफ्ट टुवर्ड क्लीन सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी, कि वो स्वच्छ सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा की ओर संक्रमण करने के लिए कितने तैयार हैं। आर यू रेडी? तो ये चेक करते हैं कि आप रेडी हैं कि नहीं। किसी देश के ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को आंकते ही इसका जो पर्पस है कि कैसी अभी इनकी कंडीशन है ऊर्जा के मामले में, एनर्जी के क्षेत्र में इनका स्टेटस कैसा है अभी। स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव की क्षमता का मूल्यांकन करना, टू इवेल्युएट द रेडनेस फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, सरकारों को नीतिगत कमियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करना कि आप में क्या क्या आप में कमी है, आप उनको सुधार करिए। इसे बताता है कि इम्प्रूवमेंट एरियाज कौन कौन से हैं आपके। देशों को ऊर्जा प्रणाली को सुलभ, टिकाऊ और सुरक्षित बनाने में मार्गदर्शन करता है, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल और सिक्योर बनाता है ये। बड़े ड्रमों के साथ किया जाने वाला नृत्य डोलू कुनीता किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताया कि कर्नाटक से है डोलू कुनीता। कर्नाटक से आपको बताया कि यक्षगान भी संबंधित है, यक्षगान। और जो भूत कोला है वो, भूत कोला, ये भी है कर्नाटक से। आगे देखते हैं डोलू कुनीता क्या है। डोलू कुनीता कर्नाटक का एक शक्तिशाली ऊर्जावान ढोल नृत्य है। एनर्जेटिक ड्रम डांस ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका परफॉर्म्ड मेनली बाय द कुरुबा कम्युनिटी। तो पूछ सकता है कि डोलू कुनीता कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती है, तो वो कुरुबा कम्युनिटी है, ध्यान रखना। इसकी जो की फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? इसे नर्तकों के शरीर पर बांधे बड़े ढोल के साथ प्रस्तुत किया जाता है, परफॉर्म्ड विद ए लार्ज ड्रम कॉल्ड डोलू टाइड टू द डांसर्स बॉडी। नृत्य की गतियां जो है वो तालबद्ध, शक्तिशाली और सामूहिक रूप से एक समान होती है। इसे आमतौर पर पुरुष समूह में प्रस्तुत करते हैं, यूजली परफॉर्म बाय मैन इन ग्रुप्स। नर्तक अक्सर अर्ध वर्ताकार जो आपका गठन है यानी सेमी सर्कुलर उसमें परफॉर्म करते हैं। गीत जो है अक्सर भगवान बीरेश्वर को समर्पित भक्ति गीत होते हैं। सॉन्ग्स आर ऑफन डिवोशनल डेडिकेटेड टू लॉर्ड बीरेश्वरा। की जो उत्पत्ति है जो आपका डोलुकुनीता कर्नाटक में हुई। कम्युनिटी जो है वो कुरुबा है। प्रकार जो किस प्रकार का लोक नृत्य और ढोल नृत्य है, इसका जो पर्पज है वो भक्ति, त्योहार और सांस्कृतिक सब कुछ मिला के करना है। 2024 में शुरू किए गए ग्रीन प्रोजेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2024? तो वो ऋण प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यावरण पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करना। आपको पता है कि ग्रीन नाम से पता चल रहा है कि आपको पता है जो एनवायरनमेंट में जो ज़्यादातर वनस्पति वगैरह हरी हरी होती हैं, तो वैसी ये बात है, इसको आपको पर्यावरण से लिंक करना है। ये कार्यक्रम क्या है? व्हाट इज़ द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम 2024 एक सरकारी पहल है जिसमें व्यक्तियों, कंपनियों और संस्थानों को पर्यावरण अनुकूल कार्य करने पर ग्रीन क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है 2024 में। और इसका जो टाइप है वो एनवायरमेंटल इनिशिएटिव जो आपका मैकेनिज्म है उससे संबंधित है, इंसेंटिव मैकेनिज्म से। फोकस जो है वो ग्रीन क्रेडिट्स फॉर इको फ्रेंडली एक्शंस। बेनिफिट जो होंगे वो मार्केट ड्राइवन एनवायरमेंटल पार्टिसिपेशन, और उसका एम है जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, और जो आपका क्लाइमेट रिसाइलेंस है वो। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सभी गतिविधियां एक
राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होती है। एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, उस पर सारे रिकॉर्ड ये रहते हैं। तकनीक जीआईएस रिमोट सेंसिंग से गतिविधियों का सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है। ग्रीन क्रेडिट कंपनियों को ईएसजी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। जन भागीदारी और निजी क्षेत्र की जो भागीदारी पर जोर देते हैं, ये फोकस ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट दोनों पे, जो इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है उस पर भी ये फोकस करते हैं। भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इंडिया में। तो आपका फर्स्ट वाला तो इसमें रॉन्ग है कि भारत पोटाश आधारित उर्वरक जो उर्वरक है उनमें आत्मनिर्भर है, नहीं। इंडिया अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इसमें। 2 और 3 सही है कि यूरिया सबसे अधिक उत्पादित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। हरित क्रांति के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई है। गुजरात और केरल जो है उस उर्वरक उत्पादन में मामूली योगदान करता है। तो 1 और 4 आपका रॉन्ग है इसमें, और 2 और 3 जो है इसके करेक्ट होंगे आपके। प्रमुख विशेषताएं जो आप देखेंगे तो इसमें भारत उर्वरकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो देश है उनमें से एक है, लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। यूरिया सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला उर्वरक है। यूरिया इज़ द मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर। जो आपका फर्टिलाइजर है वो ये यूरिया है, आपका सबसे ज़्यादा उपयोग में लेने वाला। भारत फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए आयात निर्भर है आपका, यानी कि इसे आयात करना ही पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। सरकार उर्वरकों को सस्ता रखने के लिए सब्सिडी देती है। जो आपके मेन जो आपके स्टेट हैं जो इसे उत्पादन करते हैं, जो उत्पादक राज्य हैं वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। भारत उर्वरक उपभोग में शीर्ष देशों में है। इंडिया में जो है टॉप 3 फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग नेशंस में आता है। यूरिया जो है वो मोस्ट कंज्यूम्ड है, सबसे अधिक उपयोग में लेते हैं। फास्फेट और पोटाश मुख्यतः आयातित यानी मोस्टली इंपोर्टेड होते हैं आपके। भारी सरकारी सब्सिडी शामिल होती है, हैवी गवर्नमेंट सब्सिडी इन्वॉल्व। फिर आपका प्रश्न आता है कि भारत में कार्बन बाजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन रोपण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा कार्बन क्रेडिट उत्पन्न किया जा सकता है। भारत ने घरेलू स्वैच्छिक कार्यक्रम कार्बन बाजार शुरू किया है, तो आपका 1 और 2 सही है। तीसरा वाला रॉन्ग है कि कार्बन मार्केट्स आर मॉनिटरेटेड बाई अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ऐसा नहीं है, ये तो 2022 वाला 1986 वाला जो एक्ट है उसके तहत आते हैं, ये 1961 वाले से नहीं आते हैं। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा। झारखंड की आदिवासी परंपरा में जावा त्योहार के दौरान लड़कियों द्वारा जो हरे खरबूजे चढ़ाना किस बात का प्रतीक है। What does the offering of green melons by girls during the Java festival symbolizes in Jharkhand's tribal tradition? तो वो सन और जो फर्टिलिटी होती है, पत्र और प्रजनन क्षमता, उसके लिए उसको ये इंडिकेट करती है, सिंबलाइज करती है। ये प्रश्न मैंने जो स्टैटिक जीके की वनशॉट है उसमें कभी करवा रखा है। ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। ये आपका जावा जो फेस्टिवल है वो ट्राइब मनाती है। जावा उत्सव झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का एक पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है जो कर्मा पर्व से जुड़ा हुआ है। जावा फेस्टिवल इज अ ट्रेडिशनल कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटीज इन झारखंड एसोसिएटेड विद द कर्मा फेस्टिवल। जावा का अर्थ क्या होता है। जावा नदी या प्राकृतिक स्रोत से लाए गए कोमल पौधे या घासों के गुच्छे को कहा जाता है जिनका पूजा विधि में उपयोग होता है। जावा refers to young source or grass bundles taken from a river or natural source and used in worship rituals। जो आपको बताया कि कोई नदी या कैसे भी कोई बाढ़ वगैरह जो आती है, आपको बताया उसके साथ जो आ जाते हैं कोमल पौधे या घासों का गुच्छा, उसे जावा बोलते हैं। इसमें जो मुख्य अनुष्ठान होते हैं कि महिलाएं या बालिकाएं सुबह नदी से जावा लेकर आती हैं। वुमेन और गर्ल्स कलेक्ट जावा फ्रॉम रिवर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। जावा की पूजा करम पर्व के दौरान की जाती है। गीत, कल, लोक नृत्य और सामूहिक प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाती है इसमें। अंत में जावा का विसर्जन या अर्पण किया जाता है। लास्ट में से का अर्पण और विसर्जन होता है। सांस्कृतिक जो महत्व यानी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, अच्छी फसल, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। सिंबल ऑफ गुड हार्वेस्ट, फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, तो ये उसका सिंबल है। समुदाय के बीच एकता और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करता है। स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी यूनिटी एंड सोशल बॉन्डिंग। ये प्रकृति, जल स्रोतों और जंगलों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। शोज डीप रिस्पेक्ट फॉर नेचर, वाटर बॉडीज एंड फॉरेस्ट। कौन मनाता है, तो जो आपकी मेन ट्राइबल ग्रुप जो है, मुंडा, उरांव, संथाल, हो, खड़िया, ये मनाते हैं इसको। ये कब मनाया जाता है, तो ये अगस्त सितंबर में करम पर्व के समय मनाया जाता है। झारखंड के करम पर्व का ये हिस्सा है आपका, पार्ट ऑफ करम फेस्टिवल ऑफ झारखंड। इसमें जावा को लाना और उसकी पूजा शामिल है। रिचुअल्स इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग वर्शिपिंग जावा, सिम्बलाइजेस एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी।
कृषि समृद्धि का प्रतीक है। लोक नृत्य, संगीत और सामूहिक उत्सव का आयोजन होता है इसमें। प्रकृति पूजा, जो नेचर वर्शिप है, और जो ट्राइबल कल्चर की जो आइडेंटिटी है उसको ये रिफ्लेक्ट करती है। फिर आपका प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद से। ये प्रश्न आपका हर एक शिफ्ट में लगभग लगभग देखने को मिल रखा है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, क्लास में भी समझा रखा है कि सरकारी आयोग क्या है, पूंछी आयोग क्या है, और कैसे ये सब कुछ काम करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला सही होगा आपका, कि अंतर्राज्यीय परिषद जो यानी इंटरस्टेट काउंसिल, वो अनुच्छेद 213 जो आपका 63 है उसके अंतर्गत आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। इसकी सिफारिश संघ और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है ये केवल अनुशासनात्मक है, यानी कि माने या ना माने उन पर डिपेंड करता है। तो आपका आज का जो सेशन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आपको अच्छा लगा हो तो हाइप कर देना, शेयर तो आप नहीं करोगे लेकिन हाइप का ऑप्शन आता है, वो हाइप कर देना आप। एंड यहाँ तक आपने देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सीरियस रहिए थोड़ा बहुत, बाकी तो चलता रहता है। एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे आपको SSCR सर्च करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, वो आपको फ्री में ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो धन्यवाद आपने यहाँ तक देखा उसके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।